नमस्कार दोस्तों, आज 11 अक्टूबर 2025 है और कल यानी 10 तारीख को 9 तारीख को जो भी न्यूज इवेंट चर्चा में रहे उन्हें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे पर्पज ये है कि एक तो आपका करंट अफेयर तैयार हो, प्रैक्टिस भी हो एमसीक्यू के फॉर्मेट पे, साथ ही स्टैटिक नॉलेज आपको मिले। अगर आप एक वीडियो देखते हो तो आपको 10 एमसीक्यू में 10 टॉपिक आपके अच्छे से तैयार होते हैं। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आज जरूर पूरा वीडियो देखें। उसके बाद अगर आप इसे अच्छा लगता है तो आप डेली फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल @इंडियाज अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं तो आपको डायरेक्टली पीडीएफ भेज दी जाएगी। तो आज का जो पहला एमसीक्यू है यहाँ पे बात करें सरोगेसी रेगुलेशन को लेके। सरोगेसी रेगुलेशन के लेके क्या मामला है, सरोगेसी क्या, ये आपको पता होना चाहिए। सरोगेसी क्या होती है? सरोगेसी एक ऐसी प्रोसेस होती है, अगर आप देखिए ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई महिला सरोगेट माँ बनती है। सरोगेट माँ का मतलब कि कोई अगर दंपत्ति है, जैसे मान के लिए कोई एक मेल है कोई फीमेल है ना, वो कुछ भी कारणवश बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो इनका बच्चा इस माँ के अंतर्गत सरोगेट किया जाता है। ठीक है, इस माँ के गर्भ में डाला जाता है, गर्भ धारण करती है। ठीक है, वो सरोगेट माँ कहलाती है। तो ये तो मामला है, लेकिन भारत में सरोगेसी को लेके पहले ऐसा हुआ करता था कि कॉमर्शियल सरोगेसी अर्थात कोई पैसे दे के किसी को सरोगेट माँ बना दिया जाता था। लेकिन इससे क्या होता था कि जो सरोगेट माँ बनती थी उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज होती थी, तो वुमेन की जो हेल्थ है उससे रिलेटेड बहुत सारे इशू आते थे। तो सरकार 2021 में रेगुलेशन लेके आई। सरकार ने कहा कि दो तरह की सरोगेसी होती है। एक क्या होती है, कॉमर्शियल होती है, दूसरी होती है अल्ट्रुइस्टिक या परोपकारी। तो एक तो होती है व्यापारी, दूसरी होती है परोपकारी। कॉमर्शियल को सरकार ने पूरी तरह कर दिया बैन। कॉमर्शियल सरोगेसी अर्थात पैसे लेके अब माँ नहीं बन सकती, पूरी तरह से प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे महिलाओं का शोषण होता था। लेकिन जो अल्ट्रुइस्टिक या परोपकारी जो सरोगेसी है उसमें अलाउ किया गया, लेकिन सिर्फ एक बच्चे के लिए अलाउ किया गया कि कोई महिला सिर्फ एक ही बार सरोगेट माँ बन सकती है। उसके भी क्या कुछ सिचुएशन होगी, कुछ कंडीशन होगी, जैसे सरोगेसी के लिए पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। कोई व्यक्ति, संस्था या क्लिनिक, डॉक्टर वाणिज्यिक सरोगेसी में शामिल नहीं हो सकते। कॉमर्शियल सरोगेसी से किसी भी तरह का संबंध नहीं हो सकना चाहिए, इनडायरेक्टली। फिर उसकी जो एज है, माँ की एज 25 से 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और अगर अब बात करें तो एक से अधिक बार वो सरोगेट नहीं बन सकती है। दूसरा, विवाहित होनी चाहिए, मतलब शादीशुदा होनी चाहिए। ठीक है ना, शादीशुदा होनी चाहिए। और अगर आप देखें विवाहित कौन होना चाहिए, विवाहित वह होना चाहिए जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे जन्म दे कोई तीसरी महिला, है ना, माँ, ये पेरेंट्स हैं, तो ये शादीशुदा होने चाहिए। अब इनकी भी एज अगर आप देखो, जैसे ये है मेल है, इसकी एज अगर आप देखें 26 से 55 साल के बीच होना चाहिए, और महिला की एज 23 से 25 साल के 50 साल के बीच होनी चाहिए। और 5 साल शादी को हो जाए, भारत का नागरिक हो, क्योंकि फॉरेन से बहुत सारे लोग आते थे यहाँ पे। और एक ऐसी मूवी बनी है पंकज त्रिपाठी, कृति सेनन की, उस पर बनी है। तो ये यहाँ पे कानून लाया गया। लेकिन अगर क्या हो रहा था कि 2021 में कानून ला दिया गया, लेकिन सपोज करिए कानून जनवरी में है, लेकिन जनवरी में किसी महिला के पेट में गर्भ है, तो उसको लेके सरकार ने अभी यहाँ पे जारी किया कि ये जो कानून है या ये जो व्यवस्था है 2021 से 2022 तक के जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं, है ना, जन्म लेने वाले हैं, फ्रीज हैं, एम्ब्रियो हैं, उन पे ये कानून लागू नहीं होगा, उन पे ये रेगुलेशन लागू नहीं होगा। तो ये अभी रिसेंट में चर्चा में था। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो कॉमर्शियल सरोगेसी प्रोहिबिटेड वाइल अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी परमिटेड। तो कॉमर्शियल प्रोहिबिटेड, अल्ट्रुइस्टिक अगर आप देखें परमिटेड है, तो ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है ना, मैंने आपको बताया है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखें तो अ सरोगेट मदर कैन एक्ट एज अ सरोगेट मोर देन वंस इफ सी कंसेंट। अगर एक सरोगेट महिला एक बार से ज़्यादा सरोगेट मदर बन सकती है, या यहाँ पे कह रहा है, तो मैंने आपको बताया एक बार से ज़्यादा कोई भी महिला सरोगेट मदर नहीं बन सकती। फिर तीसरा, इंटेंडेड कपल्स मस्ट हैव नो सर्वाइविंग चिल्ड्रन बायोलॉजिकली थ्रू एडॉप्शन। जो इच्छुक दंपत्ति हैं उन्हें जैविक रूप से, बायोलॉजिकली अगर आप देखें, कोई भी जीवित संतान उनकी नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्या कर सकते हैं, सरोगेसी करवा सकते हैं। तो 1 और 3 जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे देखा। अगले एमसीक्यू में हम यहाँ पे देखेंगे क्या, अगले एमसीक्यू किसके संबंध में, आईडीओआर के संबंध में, कि आईडीओआर आखिर क्या है, आईडीओआर क्या है। आईडीओआर जिसे इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव रेफरेंस बोला जा रहा है, ये क्यों चर्चा में रहा कि भारत सरकार की जो इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल है वहाँ पे एक सुरक्षा खतरा दिखा रहा था। तो ये सुरक्षा खतरा जिसे आईडीओआर कहा जाता था, ठीक है, इसको ठीक कर लिया गया, जिस वजह से ये न्यूज में था। अब आईडीओआर के बारे में स्टेटमेंट है कि आईडीओआर जो वल्नरेबिलिटी दैट अराइज ड्यू टू इम्प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल ऑन वेब एप्लीकेशन। अगर वेब जो एप्लीकेशन है उसमें इन प्रॉपर अगर किसी कंट्रोल हो जाता है तो ये आईडीओआर सिचुएशन कहलाती है। दूसरा, आईडीओआर अलाउ अटैकर्स टू मैनिपुलेट इंटरनल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइज। यह हमलावरों को
जो आंतरिक जो डाटा उस तक पहुंच करने की अनुमति देता है। तीसरा, इट इज टाइप ऑफ नेटवर्क लेवल साइबर अटैक टारगेटिंग राउटर्स एंड स्विचेस। ये स्विच और राउटर्स को टारगेट करता है, नेटवर्क लेवल साइबर अटैक है। अब इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको यहाँ पे बताना है। अब तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तीसरा स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि नेटवर्क लेवल पर एप्लीकेशन पर जो वल्नरेबिलिटी को ढूंढता है, किस पे, एप्लीकेशन पर, नेटवर्क और स्विच को नहीं बल्कि एप्लीकेशन लेवल पर ये ढूंढता है। ठीक है। अब आईडीओर में क्या होता है कि आईडीओर में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जो वेब एप्लीकेशन होता है ना, हमारा जो ऐप होता है, उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम हो जाता है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, उसके लिए एक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ठीक है, जिसका फ़ायदा उठाकर वल्नरेबल जो डाटा होता है उस तक जो हैकर्स होते हैं वो एक्सेस बना लेते हैं। ये कहीं ना कहीं एक तरह का खतरा है जो अभी रिसेंटली जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल उसने फेस किया था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा एलिमिनेट कर दो तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी ओनली। ठीक है, क्या, सॉरी ए ओनली। तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस के बारे में। अब अंतर्राष्ट्रीय जो सौर अलायंस है उसके बारे में स्टेटमेंट देखते हैं, फिर स्टैटिक नॉलेज देखेंगे। जो आईएसए है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको लॉन्च किया गया था ज्वाइंटली इंडियन फ्रांस के द्वारा। तो क्या कॉप 2025 कॉप जो 21 हुई थी 2015 में, उसमें लॉन्च किया गया था। अब आपको बताना है अब आखिर कॉप होता क्या है। तो अगर आपने सुना होगा UNFCCC के बारे में आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कब बना था, 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था जहाँ पे UNFCCC, CBD और CCD बने थे। तो वहाँ पे जो कॉप बना उसका क्या काम क्या था, हर साल हम क्या करें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बैठक करेंगे। तो 2015 में जब बैठक हुई, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपने सुना होगा। फिर क्योटो प्रोटोकॉल 1997 बैठक हुई थी, इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद 2015 में पेरिस समझौते में बैठक हुई। तो पेरिस में बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की गई, लेकिन यह भी डिसाइड किया गया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा, क्योंकि सोलर एनर्जी पर काम कर रहा है पूरा विश्व। तो भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी शुरुआत की। यह बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, इट इज़ लोकेटेड हेडक्वार्टर इन गुड़गांव हरियाणा। तो गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर है। तो यह भी बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो पहला दूसरा तो ये दोनों करेक्ट हो गए। तीसरा, आईएसए के जो मेंबर्स होते हैं, अगर हम देखें, मेंबर्स रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू कंट्रीज लाइंग फुली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब अगर आप देखिए, ये अर्थ हो गई, आपको पता है, ठीक है ना, अर्थ हो गई, ये हो गया क्या, इक्वेटर हो गया, और ये होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है, ये होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब भारत की तो सिचुएशन यहाँ पे है, चलिए ठीक है, फ्रांस यहाँ पे सिचुएशन है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच में होता तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज इससे बाहर हो जाते। ठीक है, तो जो तीसरा स्टेटमेंट है ना, जो कह रहा है कि टॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच वाले ही देश है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए कंप्लीटली इनकरेक्ट है। तो सही आंसर आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा किस, क्या, 1 और 2 ओनली, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ और फैक्ट्स आपको जानना जरूरी हो जाता है। जैसे फ्रांस में अगर आप देखें, तो फ्रांस ने तो शुरू किया, ठीक है। अब इसका पर्पज क्या है, अब आईएसए का उद्देश्य अगर आप देखो, पर्पज अगर आप देखो, तो पर्पज आपको मिलेगा टूवर्ड्स 1000 पॉलिसी, 1000 और नहीं, तो इसमें 1000 क्या, 1000 बिलियन डॉलर यहाँ पे क्या करना, निवेश करवाना किसमें, सोलर एनर्जी में। इसके अलावा 1000 मिलियन लोगों को स्वच्छ क्लीन एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करवाना। इसके अलावा और क्या, 1000 गीगावाट एनर्जी यहाँ पे जनरेट करना सोलर से। इसके अलावा एक और 1000 मिलियन टन CO2 को हटाना क्लाइमेट से। तो ये पूरा यहाँ पे पर्पज है किसका, 1000 इनिशिएटिव का, जो आईएसए का इनिशिएटिव है। अब अगर आप देखें, वर्तमान में सबसे ज़्यादा देश यहाँ पे मेंबर हो गए हैं, ठीक है। अब अगर तो जो भी कंट्री यूएन में पार्ट है, कोई भी देश अगर यूएन में मेंबर है तो वो क्या कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, A, 1 और 2 ओनली। कैसे लगा डिस्कशन, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाइक नहीं होता तो भूल जाते हैं, तो इसे लाइक भी आप कर दें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग M12 आमरान मिसाइल। अब 120 जो 120 आमरान मिसाइल है वो अभी चर्चा में थी। चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट इसके बारे में पूछा जा रहा है। इट इज़ एन एक्टिव रडार, क्या, इट इज एक्टिव रडार गाइडेड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। रडार गाइडेड अगर आप देखें, एक्टिव रडार गाइडेड है, ठीक है, मध्यम दूरी की मिसाइल है। दिस मिसाइल हैज बीन फायर एंड फॉरगॉट कैपेबिलिटी मैक 4, तो साउंड से 4 गुना गति, मतलब मैक 4 गति इसकी है, और दागो और फूल जाओ खुद लोकेशन ढूंढ लेती है एक बार अगर उसमें लोड कर दिया जाए तो। तीसरा, इट इज़ एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय द US एयरफोर्स, नॉट एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज।
ये एक्सक्लूसिवली यूएस जो एयरफोर्स उसके द्वारा यूज़ की जाती है, किसी को एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। यही तो यहाँ पे मामला है, इसीलिए तो करंट अफेयर बना है। करंट अफेयर इसलिए बना है कि अभी क्या कर रहा है ना, यूएस ये पाकिस्तान को ये मिसाइल दे रहा है। तो AIM जो 120 मिसाइल इसको किसको दे रहा है, यूएस पाकिस्तान को दे रहा है, जिस वजह से चीज़ें यहाँ पे चर्चा में आ गई। पाकिस्तान को दे रहा है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक खतरे का बात है। इसे 1970-80 के दौरान यूएस ने डेवलप किया था। और अगर आप देखोगे तो सिर्फ पाकिस्तान ही लगभग 35 से ज़्यादा देश यहाँ पे यूएस से इस मिसाइल को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात यहाँ पे सही है। ठीक है, सभी मौसम में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी रेंज अगर आप देखो तो 160 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। आपको पता है कि जो ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही यहाँ पे जानना है। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे किसके बारे में है, एग्री इंक्लिस प्रोग्राम के बारे में है। तो इट इज़ इंटरनेशनल, अगर हम देखें क्या यहाँ पे कलर बदल लेते हैं, इट इज़ नेशनल प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मेटी के अंतर्गत ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम सॉरी। दूसरा अगर आप देखें तो दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि द प्रोग्राम एम टू इंटीग्रेट AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड सेंसर नेटवर्क टू इनहेंस एग्रीकल्चर एनवायरमेंट मैनेजमेंट। तो पर्यावरण प्रबंधन AI वगैरह को जोड़ने के लिए एक तरह का इसका पर्पज है और इसको इसरो इम्प्लीमेंट कर रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको स्टैब्लिश कर रहा है, जिसको कब बनाया गया था इसरो को बताइए। इसरो को बनाया गया था 15 अगस्त 1969 को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसरो को। तो उस ये यहाँ पे इसको वो कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। अब पहला स्टेटमेंट तो देखिए करेक्ट है, मेटी के अंतर्गत ये काम कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी यहाँ पे इन्वॉल्व है तो मेट इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और जो हाईटेक जो चीज़ें हैं उसको एग्रीकल्चर से जोड़ने का यहाँ पे प्रयास यहाँ पे चल रहा है। लेकिन नेशनल लेवल प्रोग्राम और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा भी दिया जाएगा। लेकिन जो बात यहाँ पे हो रही है ना कि इसरो नहीं चला, इसे कौन चला रहा है, CDAC चला रहा है। कौन चला रहा है, CDAC चला रहा है। अब CDAC के बारे में तो मैंने वैसे कई बार बताया, लेकिन एक बार और बताऊंगा आपको जिससे आपको याद हो जाए। CDAC को स्टैब्लिश किया गया था 1988 में। CDAC का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ये सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल, सुपर कंप्यूटर बनाता है CDAC। ये भी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि 1991 में अगर आप देखोगे परम जो 8000 सुपर कंप्यूटर बना था उसे किसने बनाया था, CDAC ने बनवाया था। ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब इसरो के बारे में तो हमने यहाँ पे देख लिया था, क्योंकि इसरो को स्टैब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1969 को, विक्रम साराभाई ने इसको स्टैब्लिश किया गया था। कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 ओनली यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द्रव्य पोर्टल। द्रव्य पोर्टल के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताने हैं। अब द्रव्य पोर्टल के बारे में द्रव्य के बारे में बोला जाए, द्रव्य स्टैंड फॉर डिजिटाइज रिट्रीवल एप्लीकेशन ऑफ वर्सेटाइल या डिस्टिक आयुष सब्सटेंस। तो ये आयुष पदार्थों के लिए एक डिजिटल रिट्राइव सब्सटेंस है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। बताऊंगा मैं क्या है। इट इज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष थ्रू CCRS के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत यहाँ पे पहल है। द पोर्टल प्राइमरली स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल ड्रग्स। तो जो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल केमिकल ड्रग्स हैं इनको यहाँ पे पोर्टल में रखा जाता है। अब देखिए कहानी क्या है, कहानी बस ये जान लीजिए कि एक पोर्टल है द्रव्य पोर्टल। तो द्रव्य पोर्टल जो है उसका पर्पज क्या है, उसका पर्पज ये कि 100 इंपॉर्टेंट जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं या औषधियाँ होती हैं उनको क्या करना है, कैटलॉग बनाना, उनकी जानकारी इकट्ठा करना। इसका फुल फॉर्म है डिजिटलाइज रिट्राइवल एप्लीकेशन फॉर वर्सिटाइल या डिस्ट्रिक्ट ऑफ आयुष सब्सटेंस। तो आयुर्वेदिक जो घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, उसका सबसे बड़ा डिजिटल डाटाबेस यहाँ पे बनाया जाएगा CCRAS द्वारा, सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एंड साइंस, इसके द्वारा इसको यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, AI से भी इसको जोड़ा जाएगा, QR कोड का इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो एक तरह का अगर देखा आयुर्वेद से संबंधित है जो औषधियाँ होती हैं उनके लिए डिजिटल डाटाबेस का यहाँ पे काम करेगा। तो केमिकल ड्रग फार्मास्यूटिकल ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। हाँ सॉरी, आगे क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं यहाँ पे सक्षम के बारे में। यहाँ पे सक्षम क्या मामला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सक्षम की प्रणाली के बारे में बताइए। तो सक्षम के बारे में क्या बताना है, सक्षम ये इंडिजेनस डेवलप्ड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम। अनमैन्ड का मतलब ड्रोन आ गया। ठीक है, इंडिजेनस है मतलब स्वदेशी है। तो क्या स्वदेशी है ये आपको बताना है, इंडियन आर्मी के लिए है। इट इज़ डेवलप्ड बाई बेल, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, यह आपको बताना है।
तीसरा, इट इज़ प्राइमरली फंक्शन इज टू ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज बैलिस्टिक मिसाइल, ये बैलिस्टिक मिसाइल को न्यूट्रल करने में यहाँ पे कारगर है। अब बताइए इसमें क्या सही है क्या गलत है। अब अगर तीसरा स्टेटमेंट है भाई बैलिस्टिक मिसाइल को वो करने में कारगर नहीं है, ठीक है, बात जो सक्षम के बारे में हो, सक्षम का फुल फॉर्म क्या होता है, सक्षम फुल फॉर्म लिख लीजिए सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट। ये क्या एक तरह का काउंटर अनमैन्ड एरियस ग्रिड सिस्टम है। इसका पर्पज क्या, जो दुश्मन के ड्रोन होते हैं, सपोज करिए उधर से ड्रोन आया पाकिस्तान का, और उस ड्रोन को उसकी रियल टाइम पता लगाना, उसको ट्रैक करना कहाँ तक पहुँचा है, फिर उसको न्यूट्रलाइज करना, ये यहाँ पे इसका यहाँ पे काम होगा किसका, सक्षम का, ठीक है। सिक्योर आर्मी डाटा नेटवर्क इसका संचालन करेगा, ADN इसका क्या करेगा, संचालन करेगा, ठीक है। इसे भेल ने बनाया है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, बस इतना ही यहाँ पे याद रखिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं बल्कि जो ड्रोन्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करेगा, उनको ट्रैक करेगा। अब कोको आइलैंड के बारे में यहाँ पे न्यूज आई थी कि कोको आइलैंड जो म्यांमार का पार्ट है, उसने अभी कहा है कि देखिए चाइना की किसी भी तरह की प्रेजेंस कोको आइलैंड में नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे मानना है। अब भारत का मैप अगर आपने देख रखा होगा तो ये अगर आप देखें म्यांमार इस तरह के लोकेटेड, ठीक है ना, अगर आप देखें इस तरह कुछ मैप आपको भारत का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कोकोस आइलैंड की जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं इंडिया की जो सॉवरेंटी उसको हर्ट करते हैं, जिस वजह से भारत नहीं चाहता कि जो इंडियन ओशन उसमें जो चाइना का प्रेजेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। चाहे हम्बन टोटा की बात करें जो श्रीलंका के पोर्ट पर कब्जा है, फिर चाहे अगर आप देखें कोकोस आइलैंड की, तो यहाँ पे अभी ये चीज़ क्लियर हुई है। अब ये चर्चा में था, स्टेटमेंट क्या यहाँ पे बन रहे हैं, स्टेटमेंट बन रहे हैं कि दे आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये स्थित है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे द ग्रेट कोकोस आइलैंड लाई अप्रॉक्सीमेटली 55 किलोमीटर फ्रॉम इंडिया अंडमान निकोबार, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो यहाँ से 55 किलोमीटर यहाँ पे है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार से 10 डिग्री चैनल भी गुजरता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा, द आइलैंड आर अंडर इंडियन सॉवरेंटी, तो आइलैंड इंडियन सॉवरेंटी में, अब देखिए इंडियन सॉवरेंटी होता तो म्यांमार क्यों रिप्लाई देता हमें, है ना, तो बहुत ही आसान चीज़ है यहाँ पे, तीसरे स्टेटमेंट करेक्ट कर दो आप, तो ये सारे हट जाएंगे मामला, 1 और 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई चर्चा की चीज़ें नहीं थी, है ना, तो इसमें बहुत देखा जाए बस इतना पता होना चाहिए आपको, कोकोस आइलैंड बंगाली खाड़ी में है, ठीक है, 55 किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार से, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो निकोबार से जो सुमात्रन आइलैंड है वो नियरेस्ट है आइलैंड है, निकोबार जो हमारा आइलैंड उससे, तो एक यूपीएससी ने एक बार स्टेटमेंट पूछा था। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ पे बताना है कि तमिलनाडु के इरोड जिले में है, बताइए। दूसरा, इट फॉर्म ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर, नीलगिरी बायोस्फीयर जुड़ा हुआ है इस कंटिन्यूअस मुदुमलाई बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का तो पार्ट है, अगर हम देखें यहाँ पे इसका जो पार्ट है, लेकिन मुदुमलाई बांदीपुर से जुड़ा हुआ है, मान के मुदुमलाई बांदीपुर से जुड़ा हुआ है सत्यमंगल। तीसरा, इट कवर्स एन एरिया अबाउट 500 किलोमीटर, 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। यूपीएससी ने स्टेटमेंट पूछा है डंके के चोट पर, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा। 500 किलोमीटर वाला मामला यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसका एरिया 1400 किलोमीटर के आसपास है, ये तो मैंने आसानी से आपको करवा दिया, लेकिन जो दोनों स्टेटमेंट ये हैं ये काफ़ी कंफ्यूज कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। अभी मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि एक्शन लिया जाएगा अगर इलीगल तरह का कोई रिसोर्ट बन रहा है यहाँ पे या टूरिस्ट लॉक्स बन रहे हैं, उस पर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो आज इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, एक MCQs और था पर ठीक है। अभी आयुषेन के बारे में हमने यहाँ पे देखा था, तो आयुषेन को लेके हम कई बार देखते रहते हैं, उसे हम कल देख लेंगे। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।